हाय दोस्तों, आज की वीडियो में हम हाल ही में रिलीज हुई मटका मूवी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अगर किसी ने मटका मूवी को थिएटर में देखकर एंजॉय करना है तो प्लीज़ वीडियो यहीं रोक दें। मूवी एक्सप्लेनेशन सुनने में दिलचस्पी रखने वाले लोग ही हमारी वीडियो को जारी रखें। सभी लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को नियमित रूप से फॉलो करने वाले लोग जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन रखें। तब ही जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आने वाली मटका मूवी की कहानी 1958 से 1982 के बीच की है, तो इसे थोड़ा याद रखिए। अब हम कहानी में चलते हैं। संगीत जब हम ओपन करते हैं तो 1982 में मद्रास का सीबीआई ऑफिसर साहू अपनी टीम के साथ एक फैक्ट्री पर छापा मारने के लिए निकलता है। जाते जाते साहू अपनी टीम को मटका वासु की कहानी बताना शुरू करता है। अब कहानी 1982 से 1958 में जाती है, यानी फ्लैशबैक में। बर्मा से कुछ शरणार्थी विशाखापत्तनम आते हैं और उनके साथ वासु और उसकी मां भी एक धर्मशाला में ठहरते हैं। वहां कुछ लोग खाने के पैकेट देने आए होते हैं और सब लोग खाने के लिए झगड़ते रहते हैं। वासु की मां को सिर्फ एक ही खाने का पैकेट मिलता है। उसी धर्म सत्र में वासु की मुलाकात शिवू और चिट्टीबाबू नाम के दो अनाथ बच्चों से होती है और वे सब एक परिवार बन जाते हैं। वासु की मां के पास जो एक पैकेट है वो कोई और आकर खींच लेता है, जिससे वासु को बहुत गुस्सा आता है और वह उसके साथ लड़ने लग जाता है। इस झगड़े में वह आदमी वासु की मां को मारता है, जिससे वासु को और भी गुस्सा आता है और वह उसे पत्थर से मारकर जान से मार देता है। फिर वासु को जुवेनाइल में भेज दिया जाता है और वहां के जेलर को वासु की बहुत ही ज्यादा बड़ाई होती है कि वह कुछ भी कर सकता है। साधने की आत्मविश्वास से भरा हुआ वो जेल में अपने को कुश्ती के मुकाबले में डाल देता है। ये मुकाबला बच्चों के बीच होता है और बच्चे अक्सर इस पर बेटिंग भी करते हैं। तो ऐसे ही छोटी उम्र से वासु लड़ाई में उतर जाता है। वासु के कारण जेलर को इन मुकाबलों से बहुत पैसा मिलता है। वासु कल जेल से छूटने वाला है। आज जेलर वासु से कहता है, अगर तुम आज की लड़ाई जीत जाते हो तो तुम्हें 10 रुपये मिलेंगे और हार गए तो 100 रुपये मिलेंगे। तो अगर तुम हार गए तो घर जाते वक्त बहुत सारे पैसे लेकर जा सकते हो। मतलब वो 1965 का जमाना था, उस समय 100 रुपये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन वासु को हारने से मिलने वाला पैसा भी नहीं बल्कि जीतने से मिलने वाला सम्मान ज़्यादा जरूरी है। इसलिए 10 रुपये आए या ना आए वो हमेशा प्रतियोगिता में जीतने की कोशिश करता है। अगले दिन वासु जेल से रिहा होता है। तब जेलर वासु को कुछ पैसे देते हुए कहता है, बाहर खर्चा होगा ना, तुम्हारी वजह से मैंने काफ़ी कमाई की है। जेलर वासु से कहता है, जेल से जाने वाला हर कोई फिर से यहाँ लौट आता है, लेकिन तुम फिर से ऐसा मत करना। तुम्हारे पास जो काबिलियत है उससे तुम बहुत बड़ी जगह पहुँचोगे। जब भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बुलाना। फिर वासु जेल से घर चला जाता है। अगले दिन वासु मार्केट में कोई काम मिल जाए क्या, ये देखने के लिए वो जाता है। मार्केट में रेड्डी नारियल की दुकान चलाता है। रेड्डी के पास काम कर रहा एक आदमी मुझसे महीने में 20 रुपये की मांग करता है, तभी काम करूंगा। तभी वासु वहां आता है और कहता है कि अगर वो मुझे महीने में 10 रुपये देगा तो मैं काम कर लूंगा। इसके बाद रेड्डी वासु को काम पर रख लेता है। फिर वो आदमी जाकर अम्मोरे नाम के गुंडे को सब बता देता है। अम्मोरे अपने आदमी सालमन को भेजता है। सालमन रेड्डी की दुकान के पास जाकर कहता है, क्या बात है, तुमने हमारे आदमी को काम से निकाल दिया और किसी और को काम दे दिया। पैसे चुकाने के लिए अब तुझे दबाव डालता है, अभी के अभी इतनी रकम तो मेरे पास नहीं है, 4 दिनों में दे दूंगा। ये कहकर रेड्डी प्रार्थना करता है, अगर पैसे नहीं दिए तो तेरी बेटी को भेज देना, सलमान ये कहता है। इससे रेड्डी को बहुत गुस्सा आता है और वो सलमान को मारने के लिए कहता है कि जो करना है कर ले। फिर उसी दिन रात को वासु, शिवू और चित्ती बाहर जाते हैं। जाते जाते कूल स्पॉट क्लब के पास रुकते हैं। वहां जाने के लिए हमारी 3 साल की कमाई भी काफ़ी नहीं है, ये शिवू कहता है। 3 लोग वहां से एक ठेके पर जाने के लिए निकलते हैं जहां वासु सुजाता को देखता है, लेकिन सुजाता कोई ठेके वाली नहीं है। उसकी बहन पद्म उसे सहारा देने के लिए वहां होती है। घर चलाने के लिए पद्म खुद को ठेके वाली के रूप में पेश करती है। फिर शिव पद्म से 1 रुपये में बात करके उसे लेकर बीच पर चले जाते हैं। बीच पर वासु सुजाता से बात करता है। तब सुजाता कहती है, तू यहाँ क्यों आया है, तू अपने काम पर ध्यान दे। वासु जवाब देता है, मैं काम के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो अपने भाई का साथ देने आया हूँ, लेकिन मैं उस काम के लिए पैसे देकर नहीं खरीद सकता। प्यार से आने को बोलता है। उसी समय पद्म को चक्कर आ जाता है और शिव डर के मारे जोर से चिल्लाता है। फिर वासु और सुजाता उसे शांत करने जाते हैं। उस समय वासु पद्म का ड्रेस ठीक करता है और उसे शांत करने के लिए उसके पैरों को मजबूती से पकड़ लेता है। सुजाता को वासु पसंद आने लगता है और फिर वासु पर प्यार शुरू हो जाता है। वासु को भी सुजाता पहली नज़र में ही पसंद आ जाती है। कहानी में 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, नानी और केबी।
पहले मैंने कूल स्पॉट क्लब का जिक्र किया था, वो सोफिया का है। और जब सोफिया आती है तो नानी के लिए सब कुछ बदल जाता है। इनका ये सब कुछ विजाग में हो रहा है। पावरफुल इंसान के लिए कभी की असल में कोई अहमियत नहीं है। कभी के पास जो बड़ा गुंडा है वही असली बात है। अगर वो गुंडा नानी के पास नहीं है तो नानी थोड़ी कमजोर पड़ जाएगा। तो और कभी के ये लोग मिलकर वहाँ के बिजनेस और मार्केट को थोड़ा मैनेज करते रहते हैं। कभी के जो भी बवाल होते हैं, अगर कोई भी उन्हें रोकने आए तो वो उसे खत्म कर देता है। मार्केट में रेड्डी के साथ हुई लड़ाई के बारे में कभी को पता चल जाता है और ये लोग हिम्मत जुटा लेते हैं कि अब हमसे डरने की जरूरत नहीं है। वो कहता है, जाओ और उस रेड्डी को खत्म कर दो। फिर कभी रेड्डी को मारने के लिए अपने लोगों को भेज देता है। मारने की कोशिश करते हुए रेड्डी अपनी दुकान में भागते हुए जाता है और कहता है, रे वासु, मुझे बचा ले वरना मैं मर जाऊंगा और मेरी बेटी के साथ अन्याय हो जाएगा। ये सुनकर वासु कहता है, अगर तुम अपनी दुकान का आधा हिस्सा मुझे दोगे तो ठीक है। फिर रेड्डी उसे मान जाता है। अब वासु उन सबको बाजार में दौड़ाते हुए पीटता है। ये सब केबी को पता चल जाता है और उसे वासु पर बहुत गुस्सा आता है। वो वासु को जेल में डालकर बुरी तरह पीटता है। फिर उसके बाद वासु को मारने के लिए पुलिस स्टेशन आता है और वासु को उसके गोत्र में बांधकर समुद्र के किनारे ले जाता है। वहां मौजूद पुलिस भी बस देखती रहती है। सुनो, पुलिस वाले काम को कितनी आसानी से निपटाते हैं। जो लोग वासु को उठाकर ले जा रहे हैं वो रेड्डी को देखकर उसे मार देंगे, लेकिन अगर उन्होंने उसे मारा तो मुझे भी मार देंगे, ये सोचकर रेड्डी डर जाता है। फिर वो नानी के पास जाकर सारी बात बताता है। पोर्ट के पास वासु को समुद्र में फेंककर मारने की तैयारी चल रही थी। जब लोग उसे बांध रहे थे तभी नानी वहां आ जाता है और कहता है, वो मेरा आदमी है, अगर तुमने उसे कुछ किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और फिर वासु को लेकर चला जाता है। फिल्म में इंटरवल जैसी स्थिति है तो हमारी वीडियो में भी एक इंटरवल समझो। इस इंटरवल में वहां मौजूद लाइक बटन को दबाना मत भूलना। सब्सक्राइब बटन को थोड़ा दबा दो। आपके लाइक से हमारी वीडियो की पहुंच थोड़ी बढ़ जाएगी, तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। और कहानी सुनने के बाद आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको ये कहानी पसंद आई या फिर कुछ और? इस कहानी पर अपनी राय हमें कमेंट करके बताओ। हमें भी जानना है कि कहानी आपको कैसी लगी। ये नानी और केवी एक समय में अच्छे दोस्त थे। कोका कोला इंडिया आने से पहले कावाली में सुगंध सोडा बहुत फेमस था, तो उन्होंने उस सोडा के फॉर्मूले में थोड़े बदलाव करके एक कूल ड्रिंक फैक्ट्री खोलने का सोचा और दोनों विजाग आए। सच में कावाली में सुगंध बहुत खास थी। सोडा कितना फेमस है, अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो सच में बताओ कि वो सोडा इतना फेमस क्यों है, कमेंट सेक्शन में बताओ। फिर दो लोग पार्टनरशिप में फैक्ट्री खोलेंगे, लेकिन केबी और कृति की वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं। उसके बाद नानी स्कूल में स्पोर्ट क्लब खोलता है, क्योंकि नानी का सपना है राजनीति में जाना। ऐसे ही टाइम में वासु नानी की कहानी में एंटर करता है। वासु की ताकत की वजह से नानी के पास कोई चारा नहीं बचता और नानी वासु के नीचे मार्केट भी रख देता है। केबी कुछ दिन तक बिना कुछ किए चुप रहता है, लेकिन कुछ समय बाद वासु थोड़ा बेहतर हो जाता है, पोजीशन पर आ जाता है। फिर वासु रेड्डी के साथ मिलकर रेडीमेड शोरूम खोलता है। एक रात कुछ लोग प्रोस्टिट्यूट्स के पास सुजाता को परेशान कर रहे होते हैं, तो वासु उन्हें मारकर सुजाता और पद्म को अपने घर ले जाता है। उसके बाद से सुजाता पद्म के साथ वासु के पास ही रहती है। कुछ साल बीत जाते हैं। अब 1969 है। 1969 में वासु धीरे धीरे बड़ा होकर एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाता है। वासु अपने नानाजी के साथ मिलकर रेडीमेड कपड़ों का यूनिट खोलने का सोच रहा है। वो खुद बनाएगा और खुद सप्लाई करेगा। पैसे की थोड़ी मदद मांगता है, तब नानी कहता है कि मैं पैसे की मदद नहीं करूंगा, लेकिन हम दोनों पार्टनर्स हैं। फिर दोनों मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करने का फैसला करते हैं। फिर अचानक वासु और सुजाता की शादी होने वाली होती है। तब तक चुप रहे केबी शादी में आमिर के साथ अटैक कर देता है। वासु अपनी फैमिली को अंदर सुरक्षित लॉक करके आमिर के लोगों से लड़ता है। उस लड़ाई में आमिर वासु को चाकू से मारने वाला होता है, तभी एक और आदमी नानी को धक्का देता है और वो चाकू नानी के पास लग जाता है। दिगुद्दी अब अमोल के डर से भागकर पुलिस के पास सरेंडर कर देता है। उसके बाद नानी को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक अपनी क्लब और फैक्ट्री सब कुछ नानी वासु को सौंप देता है और कहता है कि अमोल को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। वासु भी कहता है कि उनके मामले की चिंता मैं कर लूंगा, लेकिन असल में दोनों की जोड़ी में दरार आ जाती है। नानी के बिजनेस क्या हैं, वो कैसे चल रहे हैं, क्लब कैसे चल रहा है और उनकी मैनेजमेंट के बारे में वासु सब कुछ अच्छे से समझ लेता है। 3 साल तक वासु ही सब कुछ संभालता है। 3 साल बाद नानी पूरी तरह से ठीक होकर क्लब में आता है। 3 साल पहले वासु रेडीमेड यूनिट लगाना चाहता था, लेकिन नानी को चोट लग गई और वो गिर पड़ा, जिससे उस निवेश के लिए पैसे नहीं थे और सब काम रुक गए। नानी भी वापस आ गया है। कुछ दिन रुककर वो निवेश के लिए पैसे मांगेगा।
इस बीच वासु कहता है कि चलो हम अपना काम खुद कर लेते हैं, लेकिन उनके पास काम शुरू करने के लिए पैसे नहीं हैं। फिर रेड्डी वासु को जाली नोटों का आइडिया देता है और बताता है कि वो जाली नोट कौन बेचेगा। वासु कहता है ठीक है, जाली नोट ही सही, और 1 लाख रुपये के साथ जाली नोट बेचने वालों के पास जाता है। वासु उन लोगों को वो लाख रुपये देकर 2 लाख की कीमत वाले जाली नोट ले लेता है। जब वो लेकर जा रहा होता है तो पुलिस उसे रोक लेती है, लेकिन वो पुलिस वाले भी असली पुलिस नहीं हैं, बस जाली नोटों की बिक्री में लगे हुए हैं। वासु को ये समझ में आ जाता है, फिर वो उन पुलिस वाले की तरह बने लोगों को पीटकर वहां पड़े बाकी 4 लाख जाली नोट भी ले आता है। फिर रेड्डी उन सभी नोटों को देखकर कहता है कि ये तो बिल्कुल असली हैं। तब वासु उन लोगों से कहता है, ये जाली नोट नहीं है, ये असली नोट हैं, ये जाली नोट हैं। अम्मा, तुरंत पुलिस वाले आकर फिर से पैसे ले जा रहे हैं, ऐसा सुजाता कहता है। वासु को पता चलता है कि सुजाता प्रेग्नेंट है, तो वो बहुत खुश होता है। कट करके दिखाते हैं कि वासु और रेड्डी 2 लोग रेडीमेड यूनिट के लिए मुंबई जा रहे हैं। वहां वासु को एक गेम बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। वो गेम देखकर वासु को एक नया आइडिया आता है। वासु कहता है कि रेड्डी, ये कपड़ों का बिजनेस नहीं है, लेकिन मुझे एक और आइडिया आया है, चलो अपने गांव चलते हैं। ट्रेन में लौटते वक्त रेड्डी वासु से पूछता है कि हमारा नया बिजनेस क्या है। तब वासु कहता है 1-10। वह 0 से लेकर 9 तक नंबर लिखता है और फिर उस गाड़ी में मौजूद सभी यात्रियों के साथ मज़ेदार गेम खेलने की बात करता है। उसके पास 0 से 9 तक नंबर हैं और वह उनमें से 2 नंबर बाहर निकालता है। अगर किसी ने उसके निकाले हुए नंबरों में से एक नंबर को सही गैस कर लिया तो उसे 1 रुपये के 8 रुपये देता है, और अगर कोई उसके निकाले हुए दोनों नंबर सही बता देता है तो उसे 1 रुपये के 80 रुपये देगा। उस समय इतने पैसे तो किसी के लिए भी लॉटरी जैसी बात होती थी। फिर छोटे बड़े सब लोग पैसे डालकर गेम खेलने लगते हैं। गेम एकदम जुआ या लॉटरी जैसा है, और अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये हमारे पास जो बेटिंग एप्स हैं उनसे बिल्कुल मिलता जुलता है। बस इस खेल में किसी को भी नहीं जाना चाहिए। अब कहानी में आते हैं तो जो लोग भोगी में हैं वो सब गेम में कूद पड़ते हैं। इनमें से कुछ लोग जीतते हैं और बाकी सबका पैसा एंट्री फीस के रूप में वापस आ जाता है। इस गेम में इतना मुनाफा देखकर रेड्डी भी हैरान रह जाता है। इस गेम का नाम वासु मटका रखता है। देश भर में हर कोई, चाहे छोटा हो या बड़ा, इस गेम का एडिक्ट बनना चाहता है। वासु तो ठान लेता है कि लोगों को इस गेम में लाना है। पैसों की उम्मीद को वासु अपने हथियार की तरह इस्तेमाल कर मटका खेल को पूरे देश में फैला देता है, लेकिन इस मामले में सरकार को पता न चले, इसके लिए वो बहुत सतर्क रहता है और खेल में जो नंबर होते हैं उन्हें बड़ी चतुराई से भेजता है। कई व्यापारी और आम लोग भी मटका खेल के आदी हो जाते हैं। 1 रुपये से शुरू होने वाला ये खेल वासु को कई 100 करोड़ रुपये दिलाता है, लेकिन सरकार को ये नहीं पता होता कि ये खेल कौन चला रहा है। बात यह है कि 1975 में पीएम ने सीबीआई चीफ और होम सेक्रेटरी को बुलाकर पूछा था कि आखिर देश में सारा पैसा जाता कहाँ है। अगर ये हुआ तो इंडियन इकोनॉमी को बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। लगभग 60% पैसा वासु के पास होता है और वो मटका के जरिए सारा पैसा कमाता है। ये सारा पैसा भी विजाग पहुंचता है और सीबीआई चीफ को ये पता चलता है। तो असल में विजाग में क्या हो रहा है, ये जानने के लिए सीबीआई चीफ अपने एक पावरफुल ऑफिसर को विजाग भेजता है। 1975 तक वासु बहुत ताकतवर हो गया था और मटका किंग बन गया। पूरे देश में वासु मटका नंबर भेजता है, जबकि करनूल, नंद्याल और ताडिपत्री में मटका चलाने वाला एजेंट जगपति है। वे नंबर्स को पब्लिश करने की बात वासु को पता चल जाती है। अब वासु उस आदमी को बुलाकर कहता है, मैं तेरा काम करूंगा, मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जगपति 2 हाथों से उसे मारता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग एकदम चौंक जाते हैं और डर जाते हैं। फिर कट होता है और सीबीआई ऑफिसर साहू विशाखापट्टनम में एंटर करता है। सीबीआई चीफ मित्रा ने भेजा है ये पावरफुल ऑफिसर। साहू यहाँ इस मटका के ऑपरेशन के बारे में जानने आया है। साहू एक शिपिंग कंपनी में क्लर्क के तौर पर ज्वाइन करता है और अंडरकवर रहकर मटका के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। उसी समय जेल में गए अम्मू भी रिलीज होगा। मटका गेम के लिए एडिक्ट होकर बहुत से गरीब लोग पैसे गंवाकर आत्महत्या करने लगेंगे। ये खबर मैंने सुजाता पेपर में देखी थी और वासु पर गुस्सा आया कि तेरे पैसे की चाहत की वजह से कितने लोग मर रहे हैं। फिर भी इस गेम को बंद करने के लिए हम लड़ाई करेंगे। तब वासु ने कहा, मैं तो किसी को भी गेम में आने के लिए पैसे डालने के लिए मजबूर नहीं कर रहा, वो खुद आ रहे हैं और पैसे लगा रहे हैं। जो जीत रहा है वो तो मुझे दंडित नहीं कर रहा, फिर हारने वाले के बारे में मुझे क्यों सोचना चाहिए। अरे लेकिन तुम ही तो हो जिसने पूरे लोगों को इस खेल का दीवाना बना दिया। सुजाता, चल छोड़ ये सब। दूसरी तरफ साही कुछ परिवारों के साथ मिलकर एक टीम बनाता है जो मटका के बारे में एक सीक्रेट ऑपरेशन शुरू करता है। फिर अचानक देश में इमरजेंसी लग जाती है। इमरजेंसी के बाद कांग्रेस हार जाती है और जनता पार्टी जीत जाती है। नानी भी चुनाव में जीतकर विशाखापट्टनम का सांसद बन जाता है।
केवी तो अंडरग्राउंड चला जाता है। देश भर में कोका कोला पर बैन लगने के बाद नानी अपने क्लब्स को पूरे देश में फैलाने का सोचता है। इसके लिए उसे निवेश की जरूरत है, बहुत पैसे चाहिए। तो उस पैसे के बारे में वासु से बात करने के लिए नानी सोफिया को भेजता है। पहले रेडीमेड यूनिट लगाने के लिए वासु नानी के पास जाकर पैसे मांगता है, लेकिन अब क्लब लगाने के लिए निवेश की जरूरत है तो फिर से वासु के पास आता है। इसका मतलब है कि वासु काफी आगे बढ़ गया है। लेकिन वासु ये बात नानी से चर्चा करने की बात सोफिया को कहता है। सोफिया की वासु पर हमेशा से नजर रहती है, तो वह वासु को गले लगाकर कहती है कि तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को झगड़ा हुआ है। इससे वह वासु को ललचाने की कोशिश करती है। वासु कई गैरकानूनी काम कर रहा हूँ, पर लव के मामले में वासु बहुत सख्त होता है, इसलिए वासु सोफिया को बुरा भला कहता है। सोफिया हर्ट होकर वहां से चली जाती है। फिर वासु नानी से क्लब में मिलता है ताकि फैक्ट्रियों के बारे में बात कर सके। दोनों पार्टनर्स के तौर पर बिजनेस शुरू करने की सोचते हैं। इस बारे में नानी वासु से बात कर रहा होता है कि तभी केबी के लोग आते हैं और वासु और नानी पर गन से अटैक करते हैं। इस अटैक में वासु के हाथ में गोली लग जाती है। क्लब में ऐसा होते हुए कुछ लोग वासु के घर पर भी अटैक करते हैं, जबकि सुजाता अकेली एक जगह पर होती है, छुपा के रख। लेकिन इस दौरान केबी के लोग बाहर सिक्योरिटी को मारकर अंदर आ जाएंगे। वासु को पता है कि उसके घर पर अटैक होगा, इसलिए जब वह घर आएगा तब सुजाता उसकी मां को मार चुके होंगे। दोनों के शव देखकर वासु बहुत रोता है। पाप तो सुरक्षित है, पास में जितना भी पैसा है, लेकिन घर में प्यार करने वाले लोग नहीं हैं। अब और कितना कमाएगा, क्या फायदा। वासु कुछ दिनों तक इस पर ध्यान नहीं देता। मटका गेम के लिए एडिक्टेड लोग बस ये कहते रहते हैं कि भाई गेम कराओ। उस समय नानी वासु के घर आकर कहता है, तू ऐसे क्यों? अगर दल बिखर गया तो जो लोग चले गए उन्हें वापस लाना मुश्किल है, जब तक कि तुम पाप को बचाने की कोशिश नहीं करोगे। तुम्हें फिर से मैदान में आना होगा, नहीं तो वो केबी जैसे लोग बिगड़ जाएंगे। ये सही है। वासु को ये समझ आता है। फिर वासु सोफिया के लिए उसके घर जाता है। दरअसल वासु अपने नानाजी के साथ बिजनेस की बात करने क्लब गया था, जब सोफिया ने केबी को फोन करके उसके घर पर हमला करने के लिए कहा। अब वासु को ये सब पता चलता है और वो सोफिया को खत्म कर देता है। कुछ साल बीत जाते हैं। अब 1982 है और वासु फिर से अपने बिजनेस में है। साहू मटका के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करके मटका चलाने वाले लोगों की मुख्य तस्वीरें एकत्र करता है और सीबीआई चीफ से मिलता है। फिर वो उसे मटका के बारे में जुटाई गई सारी जानकारी दिखाता है। मटका चलाने वाले लीडर के पास देश भर के हर जिले में मटका एजेंट्स होते हैं, लेकिन इन एजेंट्स में किसी को भी एक दूसरे से जान पहचान नहीं होती। हालांकि वासु सोचता है कि इनमें से कोई भी कभी भी पलट सकता है। वासु इन एजेंट्स के बच्चों को मुंबई के एक स्कूल में पढ़ाता है। अगर तुम उल्टा चलोगे तो तुम्हारे बच्चों को मार डालने की धमकी देते हैं, इसलिए ये एजेंट्स कोई भी उल्टा नहीं चलता। और इस गेम के बारे में वासु के बारे में भी कहीं नहीं बताया जाता। साहू को मटका के बारे में सब पता है, लेकिन मटका का असली नेता कौन है ये नहीं पता। वासु और एमपी नानी दोनों पार्टनर्स हैं, तो इनमें से कोई एक मटका किंग है, इस बारे में साहू को शक है। मटका में जो पैसा आता है वो सब कूल ड्रिंक फैक्ट्रियों में छुपा कर रखा गया होगा। उन पर छापे मारने के लिए साहू मित्रा से परमिशन लेता है। ये अब तक की कहानी है। साहू के प्रेजेंट में राइड करने जा रही फैक्ट्री वही है जहां वासु ने पैसे छुपा रखे थे। वासु अपनी टीम के साथ फैक्ट्री में घुसकर सब जगह तलाश करता है, लेकिन वहां पैसे नहीं मिलते। फिर वह फैक्ट्री के वॉचमैन के कमरे को भी चेक करता है। इस फैक्ट्री में काम करने वाले 11 वॉचमैन भी बच्चों को उसी स्कूल में पढ़ाते हैं जहां वासु पढ़ाता है। वासु उस वॉचमैन पर गन तानकर कहता है कि सच बोलना, नहीं तो तुझे और तेरे बच्चों को स्कूल से सुरक्षित नहीं आने दूंगा। अब वह वॉचमैन डरकर अपने कमरे से अंडरग्राउंड के दरवाजे को खोल देता है। उस अंडरग्राउंड में सारे पैसे के बाद वॉचमैन ने उसे जो सच पता था वो सब मित्रा को बता दिया। फिर मित्रा ने एमपी नानी के साथ मिलकर फैक्ट्रियों के बारे में बात करने का कहा। इसके बाद दोनों मित्रा के ऑफिस जाते हैं। वहां नानी को वासु द्वारा चलाए जा रहे मटका के बारे में बताती है और उसमें कमाए गए हजारों करोड़ों के पैसे के बारे में भी। लेकिन नानी को पता है कि मटका तो बस एक छोटी सी चिल्लर गेम है, उसे ये नहीं पता कि वासु ने इतना पैसा कैसे कमाया। नानी कहती है कि ये सब वासु ही कर रहा है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मटका के बारे में तुझे पता ना हो, लेकिन तू वासु की पार्टनर है तो पहले तुझे भी शामिल होना पड़ेगा। अरेस्ट करने की बात करते हैं तब नानी मित्र से कहता है कि अगर तुम मुझे इस केस से छुड़ा दो तो वासु के पैसे वाली फैक्ट्रियों में से एक पूरी फैक्ट्री तुम्हें दे दूंगा, बाकी फैक्ट्रियों के लिए तुम जो चाहो करो। मित्री भी हाँ कह देता है और बाकी फैक्ट्रियों पर कहता है कि मेरी मर्जी से चलोगे तो तुम्हें पैसे नहीं चाहिए। तब नानी मित्री से कहता है कि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और लोगों से पैसे कैसे कमाने हैं ये मुझे अच्छे से पता है। फिर दोनों मिलकर वासु को खत्म करने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि मटका तो वासु ही चला रहा है। ये बात पूरे देश के अखबारों में छपती है।
पुलिस वासु के लिए उसके घर आ रही थी, तब वासु अपनी बेटी को लेकर रेड के पास चला जाता है। दूसरी तरफ नानी समुद्र में केबी के पास जाकर वासु को मारने की योजना बनाते हैं। कट करने पर केबी अपने लोगों के साथ वासु की बेटी का किडनैप कर लेता है। अब वासु वहां पहुंचकर कहता है कि उसके पास 60 लाख रुपए हैं और वो अपनी बेटी को छोड़ने के लिए कहता है। उन्हें उस पैसे की लालच होती है, इसलिए वो वासु की बेटी को कुछ नहीं करते। वासु उनसे कहता है कि वो नानी को फ़ोन करके बता दे कि उन्होंने उसे मार दिया है। फिर वो तुरंत नानी को फ़ोन करके कहते हैं कि वासु को मार दिया है। जैसे ही उसने ऐसा कहा, वासु सबको मार देगा। इसके बाद वो सीधे क्लब चला जाता है। जब नानी सोचता है कि वासु मर गया है तो वो अचानक आ जाता है और नानी को शॉक होता है। फिर नानी वासु से कहता है मुझे मत मारो और बहुत सारी भजन गाता है। एक तरह से वासु की तरक्की के लिए नानी भी एक वजह है, इसलिए वासु नानी को नहीं मार पाता, लेकिन वो चिट्टी बाबू के साथ मिलकर नानी को मरवा देता है। फिर वासु तुरंत केबी को कॉल करके बताता है अगली बार मैं आ रहा हूं तुम्हारे लिए। वासु केबी की तलाश में पोर्ट की तरफ जा रहा है और साहू को इस बारे में जानकारी मिल जाती है। वासु पोर्ट पहुंचकर केबी के लोगों को शूट करके सबको मार देता है। फिर केबी जब अमोर को मारने की सोच रहा होता है, साही अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है और वासु से कहता है कि सरेंडर कर दो वरना वो उसे मार देंगे। लाइट्स ऑफ होने से पहले साही उसे पकड़ लेता है। लाइट्स ऑन होते ही अमोर वासु पर बंदूक तान देता है। फिर केबी अमोर से कहता है कि वासु को छोड़ दे, लेकिन उसी टाइम जेलर वहां आ जाता है और अमोर को गोली मारकर खत्म कर देता है। फिर केबी को भी मार देता है और वासु वहां से चला जाता है। साही वासु से सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन वासु उसे नज़रअंदाज करके वहां से चला जाता है। फिर कट करते हैं पूरे देश में मटकानी बैन कर देंगे, जैसे कि 1000 रुपये और 500 रुपये की नोटें रद्द की गई थीं। उसी तरह उस समय में भी नोट्स रद्द किए जाएंगे, तो जो पैसे वासु के पास हैं वो भी बर्बाद हो जाएंगे। फिर वासु देश छोड़कर दुबई जाने के लिए पोर्ट की तरफ निकल पड़ता है। उस वक्त वासु दाऊद को बुलाकर अपने लोगों से मिलवाता है और अब से दाऊद इंडिया में हमारा बिजनेस संभालेगा, आपको उसकी बात माननी पड़ेगी, हमारा अगला बिजनेस क्रिकेट बेटिंग होगा। ये कहकर वो दुबई चला जाता है। यहीं पर कहानी खत्म होती है। आप वीडियो को यहीं तक देखते रहें। अगर आपने देखा है तो हमें लगता है कि इस वीडियो से आप थोड़ा एंटरटेन हुए हैं, तो जो लोग यहां तक पहुंचे हैं उनमें से कम 10% लोग हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे अपने किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ शेयर करें जो आपकी तरह एक्सप्लेनेशन सुनना पसंद करता हो। हम फिर एक और वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।